हम बात करते हैं सक्सेस की, हम उसकी बात कर रहे होते हैं जो हमें इनिशियल फेलियर मिला होता है। कहा जा रहा होता था कि भाई आप पीएचडी यहाँ से कर रहे हो, पाकिस्तान से कर रहे हो, बाहर जाके नहीं कर रहे, या मैदान से कर रहे हो तो उसका कोई उसकी वर्थ नहीं होनी। जो मुझे जहाँ पे जगह मिली थी तो मेरे ऊपर पड़ रही थी डायरेक्ट धूप, मतलब मैं सोई भी नहीं, मैं जो है वो सही तरीके से खाया हुआ पिया हुआ नहीं, और जो है वो धूप के अंदर जो है बिठा दिया गया और काफी घंटे लग गए। तो जब टेस्ट शुरू हुआ है तो उस वक्त तक मेरी हालत बिगड़ना शुरू हो गई। I got fainted during the test. I am the first one from the Mehran University who has got the patent granted from national as well as international. Right. अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, यू आर ट्यून इन टू म्यूट एफएम 92.6। प्रोग्राम है स्पॉटलाइट, मुझे कहते हैं आरजे नुमान लगारी। लिसनर्स, आज ये जो प्रोग्राम है हमारा वो निहायत ही अहमियत का हामिल है। हमें अपने स्टूडियो में जिस शख्सियत ने आज ज्वाइन किया है हम उनके शुक्रगुजार हैं। वो प्रोफेसर हैं एट मेहरान यूनिवर्सिटी, उसके साथ उनकी पीएचडी भी है। तो मैं उनका ब्रीफली आपके साथ इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। हमारे साथ आज की जो गेस्ट मौजूद हैं, उन्होंने पीएचडी 2016 में रिसीव की मेहरान यूनिवर्सिटी से। देन उनकी रिसर्च जो है वो वायरलेस से लेकर के डीप फेक से लेकर के हमारी जो भी एआई टेक्नोलॉजी है उनमें बहुत ज़्यादा उनकी खिदमत हैं, और उनकी रिसर्च के थ्रू जो भी उन्होंने अपनी खिदमत दी हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अपने स्टूडेंट्स तक पहुँचाए हैं। अपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अपने रिसर्च से रिलेटेड, अपने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट से रिलेटेड उनका बाखूबी नाम है। वो नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम्स में मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को अवार्ड विनिंग, और उसके साथ साथ जो पेड जो होती हैं स्पॉन्सरशिप वो भी दिला चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद है नन अदर देन मैम मतिया। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आई एम वेरी थैंकफुल फर्स्ट ऑफ ऑल Numan for such a great introduction. Thank you And so I'm much. fine, alhamdulillah. The atmosphere I found here is very comfortable. मैम, आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम यू कि आपने, जब मैं आपके इंट्रोडक्शन को गो थ्रू कर रहा था, आपका इंट्रोडक्शन इतना था कि हम पूरे इस 30 मिनट्स के प्रोग्राम में उसको सम अप नहीं कर सकते थे। आई अपोलोजाइज फॉर दैट एज वेल। यू राइट इन योर सीवी दैट आई एम अ वुमन हु टर्न्ड हर cans into cans and her dreams into plants. I want to ask from that, let us go through that thought process initially. आप इसके पीछे आपका क्या thought process था जो आपने ये चीजें मेंशन की हैं? इसको मैं, क्योंकि जर्नी काफ़ी लंबी है, आई हैव बीन हियर फॉर 20 years नाउ। अब तो 20 साल हो गए मेहरान में जॉब करते हुए, क्योंकि फॉरन आफ्टर ग्रेजुएशन ही मैं यहाँ पर एज लेक्चरर अपॉइंट हो गई थी। बट पूरी जर्नी में, जैसे अभी क्वेश्चन आंसर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे, तो काफ़ी सारी जो है वो हर्डल्स आई या काफ़ी लिमिटेशंस भी थी। सपोर्ट ऑफ कोर्स जो है वो थी, लेकिन कुछ चीज़ें आपको फ़ौरन इमीडिएटली ऐसे नज़र नहीं आ रही होती, रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता। जी जी। तो फिर आपको जैसे पाथ्स गोल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पेटेंट की मिसाल लूँ तो मुझे उसकी कोई हेल्प जैसे नहीं मिल रही थी। आई एम द फर्स्ट वन फ्रॉम द मेहरान यूनिवर्सिटी हु हैज़ गॉट द पेटेंट ग्रांटेड from national as well as international. Right. And I am the one from Mehran University who has got featured in the World Intellectual Property Organization among 60 countries कि women में से पेटेंट गैलरी के अंदर नाम आना, दिस इज ऑल्सो एन अचीवमेंट। डिफरेंट जो है वो फंडिंग्स या डिफरेंट इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स के साथ है, कि आपका प्रोग्राम भी स्टूडेंट्स को ज़्यादा हाईलाइट करता है। तो इस तरह की जैसे कुछ चीज़ें हैं पर्सनली भी जो मैंने स्टूडेंट जब थी तब फेस की, और इवन इन द कैरियर ऑफ जॉब एंड रिसर्च एज वेल। मैम, आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम यू, आपकी इनिशियल जर्नी में आपकी, जैसे आपने मेंशन किया कि आप इंजीनियरिंग की तरफ आपका रुझान रहा, आपके कॉलेज के दौरान आपको काफ़ी स्टीरियोटाइप चीज़ें फेस करनी पड़ी, उसके बाद भी आप रेजिलिएंट रही, आपने अपनी मेंटल विल को फॉलो किया, और देन यू रीच अप टू सम लेवल, वी कॉल यू नाउ प्रोफेसर डॉक्टर। सो हाउ डू यू फील, हाउ डू यू सी ओवरऑल द प्रोसेस व्हेन वी रिकॉल ऑल दोज थिंग्स? जर्नी जाहिर सी बात है आपके प्रोफेशनल कैरियर की बनना शुरू होती है जब आप मैट्रिक कर लेते हैं। तो मेरा A1 ग्रेड था मैट्रिक में, फ्रॉम अ वेल नोन स्कूल। उसके बाद जैसे हम सब पता करते हैं कि हम कौन से कॉलेज में लें, और सबसे ज़्यादा जो सोच लोगों की होती है वो ये होती है कि कौन से कॉलेज की रेपुटेशन जो है वो अच्छी है जी। और कहाँ पर ग्रेड सबसे ज़्यादा जो है वो आपको A1 A मिल रहे होते हैं। तो इस तरह से कॉलेजेस जो हैं उसमें से था कि सबकी नज़र जैसे 1-2 कॉलेजेस या जो वेल नोन होते हैं। Right.
मेरी सिस्टर जिस कोचिंग सेंटर में थी तो वहाँ की फैकल्टी का पता था और उनका एक मोटो था कि हमने जो है वो कॉलेज इस तरह का इस्टेब्लिश करना है जहाँ पर बच्चों को ट्यूशन की ज़रूरत ना पड़े। राइट। अब उसमें ये था कि क्योंकि वो कॉलेज जो है वो नया इस्टेब्लिश हुआ था और वहाँ का जो है वो सिर्फ एक ही जो बैच था वो वहाँ पर अभी पढ़ रहा था, उनका रिजल्ट ही नहीं आया था अभी। राइट। तो मेरे सामने उनकी कोई एग्जाम्पल नहीं थी कि इस कॉलेज का जो रेपुटेशन है वो अभी बिल्ड हो रही थी, रेपुटेशन भी बिल्ड हो रही थी और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड हो रहा था कि उस वक्त बिल्डिंग जो है वो ऐसे मल्टी फ्लोर बिल्डिंग नहीं थी। इवन जो है वो बांस के उन्होंने करके जो है वो जो हमारी क्लास थी उसके ऊपर तो वो डला हुआ था। बट आई न्यू अबाउट द फैकल्टी क्योंकि उनका पता था कि ये अच्छे पढ़ाने वाले हैं। तो मेरी फ्रेंड्स में से जो है वो कोई भी प्राइवेट कॉलेज था तो आई टुक अ रिस्क। सबने कहा पागल है कि A1 ग्रेड लेकर और स्कूल में जैसे टॉपर होके ये ऐसे कॉलेज में जा रही है। अच्छा, मुझे ये था कि मुझे पढ़ाई चाहिए। मेरे फादर ने शुरू से इस चीज़ के लिए कहा कि आपने जो है वो नॉलेज हासिल करनी है, मार्क्स के पीछे नहीं भागना। हमारे यहाँ उल्टा सीन होता है कि मार्क्स के पीछे भागते हैं और आपने ग्रेड सिक्योर करने होते हैं। तो जो है वो उसमें लिया एडमिशन। हमारी क्लासेस भी जो है वो शाम शाम तक की होती थी और मैंने ट्यूशन नहीं ली बचपन से। ना कभी जो है वो स्कूल में कभी ट्यूशन ली, ना कभी कॉलेज में ली, ना यूनिवर्सिटी में। तो वो मेरा रिकॉर्ड कायम रहा। और ऐसे कहते थे कि जो है वो रेपुटेशन नहीं है तो पता नहीं ये कैरियर दाव पे लगा दिया और जो है वो इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट है, पता नहीं इसका क्या बनेगा या क्या। मैंने ऐसे ही आई जस्ट सेड जोकिंगली कि जो है वो रेपुटेशन हम खुद ही बना लेंगे। एंड आई गॉट द पोजीशन इन द बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन हैदराबाद। तो इवन जो न्यूज़ के लिए आते हैं इंटरव्यूज करने के लिए, दे वर सर्चिंग फॉर दैट कॉलेज कि कौन सा कॉलेज है। इसमें 2 पोजीशंस पहले बैच में ही जो है वो, उसके बाद तो खैर वहाँ पर लाइन लग गई और उन्होंने मेंटेन किया तो वो पोजीशन हर साल की। बट ये कि ये रिस्क था। बट पढ़ाई को सामने रखा कि आपको पढ़ाई कहाँ पर अच्छी मिल रही है, तो ये रिश्ता और कैरियर के ऊपर था। तो कॉलेज में जो है वो इस तरह से जर्नी स्टार्ट। मैम, हम चाहेंगे कि आपने अपना जो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया था उसमें आपने कहा था कि आपको जिस कॉलेज में पढ़ना पड़ा या जहाँ पे जाने की आपकी विल थी वो कोई इतना वेल रेप्यूटेड नहीं था। आई वुड लाइक टू आस्क यू कि टॉक अस थ्रू दैट एक्सपीरियंस के वाज देयर एनीवन टू गाइड यू और इट वाज ऑल अबाउट यू सर्चिंग फॉर योर फ्यूचर गोल्स एंड मेकिंग थिंग्स हैपन ऑल अराउंड यू। मैंने जैसे जिक्र किया कि मेरी सिस्टर ने जैसे वहाँ से कोचिंग ली थी तो मुझे टीचर्स का पता था कि यहाँ पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो अच्छे हैं। तो बस ये चीज़ जहन में थी कि क्योंकि होता है ना प्यासा जाता है कुएं के पास, तो ये कुआं इधर है। तो इस तरह से वहाँ पर जाना हुआ उस कॉलेज में। डियर ऑडियंस, आज के इस प्रोग्राम में हमने अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस इसलिए नहीं किया है, सस्पेंस को मेंटेन रखा है क्योंकि मैम हमारे साथ मौजूद है और हम चाहेंगे किसी भी मौजू से पहले हम उनकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करें। मैम हैव गॉट 20 years of research and teaching experience with so many students having so many success stories। हम अपने इस प्रोग्राम के हिस्से में मैम की अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड और उनकी जो एकेडमिक जर्नी है उसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स जो सक्सेसफुल हुए और जो उनकी अचीवमेंट्स है या अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट्स हैं उन पर बात करते रहेंगे। एक्चुअली हमारे प्रोग्राम का मौजू कुछ इस तरीके से है कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स की जर्नी होती है उनमें हमारे कुछ माइलस्टोन्स होते हैं या उसमें जो चैलेंजेस आते हैं, हम मैम की पर्सनल एक्सपीरियंस से उस चीज़ को रिलेट करते हुए कोशिश करेंगे कि आपको इस चीज़ से सीख मिले और आप कुछ सीख पाएँ। अच्छा, मैं चाहूँगा कि मैम आपने अपनी CV में या हमारे साथ जो इंट्रोडक्शन शेयर किया था उसमें आपने ये भी कहा था कि आई डिड नॉट वेंट टू कोचिंग सेंटर दो इट वाज नॉट काइंड ऑफ ट्रेडिशन। ये रवायत नहीं थी कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना होता है तो वो किसी भी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करते हैं। इसके पीछे माइंडसेट क्या था? व्हाट वर यू थिंकिंग ऑन दैट पॉइंट? एंट्री टेस्ट का अभी भी रुझान यही है कि स्टूडेंट्स जब इंटरमीडिएट कर लेते हैं उसके बाद, हालांकि आपने 2 साल लगाए होते हैं फर्स्ट ईयर इंटर के बाद, लेकिन उस वक्त भी जब ये एंट्री टेस्ट लॉन्च हुए तो वी वर द सेकंड बैच इन मेहरान यूनिवर्सिटी हु गॉट टू फेस the entry test, right? And at that time we had the entry test conducted by the IBA, right? एक तो IBA से होता था, दूसरा ये कि हैदराबाद पब्लिक स्कूल में होता था। सेकेंडली जो है वो हमारे टाइम पर नेगेटिव मार्किंग भी होती थी और ये सारी होती थी कि आपने जिस सेक्शन में आप हैं तो आप स्विच नहीं कर सकते। अभी तो ये चीज़ें काफ़ी रिलैक्स हो गई हैं, right? तो अगेन एज आई सेड माय फादर इंस्पिरेशन और वो जो चीज़ें हैं ना कि नहीं आप अपनी पढ़ाई के ऊपर वो करो, फोकस करो और अपनी पढ़ाई के ऊपर एतमाद करो कि आपने पढ़ा है
तो आप उसको लेकर, तो कोचिंग सेंटर जो है वो इस तरह से आउट ऑफ इक्वेशन हो गया कि वो ऑप्ट नहीं करना है। राइट। तो जो मैंने बात शुरू में कही कि हम ऑल्टरनेट वेज जो है वो बंदा निकाले कि अगर कोई चीज़ लिमिटेशन आ रही है या क्या, तो फिर आई थॉट टू ज्वाइन माई कॉलेज। मैंने वहाँ पे जॉब की। अब मैं वैसे ही मुंह उठा के अगर चली जाती तो होता है ना, जैसे जब आप पास आउट हो जाते हो तो टीचर्स जो है वो, और उनके लिए मुश्किल भी होता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आपको बाद में जो है वो टाइम दे पाएँ। तो फिर मैंने जो है वो अपने कॉलेज में ही जॉब की, सिर्फ इसलिए ताकि जो है वो मैं उनसे इंटरेक्शन कर सकूँ कि जो मैंने फिर वो बुक्स जो हैं वो परचेज़ की, जो कि हम नॉर्मली एंट्री टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक्स के अलावा, जो एक तो टेक्स्ट बुक्स हम पढ़ रहे होते हैं, उसके अलावा जो बुक्स सेंटर से पढ़ाई जाती हैं वो मैंने परचेज़ की। उनमें से मैं चीज़ें पढ़ के आती थी, और जो चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही होती थी तो वो मैं अपने टीचर्स से कांटेक्ट करती थी। इवन ये कि कुछ होता है ना, जैसे आपको चैप्टर या कोई टॉपिक चॉइस में छुड़वा देते हैं, Right. तो वो अगर कोई चीज़ चॉइस में मेरी मिस हो गई है लेकिन मैं वहाँ पे जॉब कर रही हूँ, तो मैंने अपने जूनियर्स के साथ बैठ के क्लासेस तक ली हैं। उसमें मैंने कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं, मतलब आप कभी कोई चीज़ सीखने में कभी भी शाय ऑफ ना करो कि आप यहाँ पहुँच गए हो, या आप सीनियर हो गए, या आप तो पोजीशन होल्डर हो, या तो उसमें फिर ये कि आपका लर्निंग प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता, आप उसमें लर्न करते रहते हो। तो वो नई नई चीज़ें कि एक टीचर से पढ़ा, किसी की कोई साइड स्ट्रॉन्ग थी, किसी की कोई साइड स्ट्रॉन्ग थी, तो इसलिए मैंने वहाँ पे जॉब की थी कि मैं कांटेक्ट में रहूँ, और मैंने सारी तैयारी इस तरह से की थी एंट्री टेस्ट की। राइट। अच्छा मैम, आपका डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन रहता होगा, आपको इस चीज़ के बारे में बाखूबी आगाह होंगी कि हमारे जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं दूर दराज इलाकों से आते हैं, वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं जिस टाइम की आप इन पार्टिकुलर बात कर रही हैं। तो व्हाट डू यू सजेस्ट इस टाइप के स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगी कि they may go for any mentor or coaching system, or how do they proceed things around? अच्छा, ये जो अंडर कॉन्फिडेंस होते हैं, या जो जैसे अब मेरा केस था, मैं हालांकि बोर्ड के अंदर पोजीशन होल्डर थी, कॉलेज में अपने गोल्ड मेडलिस्ट थी, बट ये प्रेशर आप पे होता है क्योंकि कैरियर का वो होता है ना कि आप जितना भी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर लो, लेकिन आगे का माइलस्टोन आपने करना है। तो दूर दराज से लोग आ रहे हैं, आपको पता है एंट्री टेस्ट में जो है वो शुरू होने में, और जैसे मैंने बताया कि वो एक ही सेंट्रलाइज पोजीशन पर एक ही दिन में हो रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम। तो मेरे साथ एक सीन हुआ जो मैं शेयर करना चाहूँगी कि लड़कियों में शायद ये ज़्यादा होता है, लड़के जो हैं वो इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे होते कि जो है वो उनके दिमाग पे बन जाए। तो खाने पीने में हम जैसे गर्ल्स जो हैं वो ज़्यादा वो नहीं कर रही होती, और इसी तरीके से पढ़ रही हैं तो पढ़े जा रही हैं। तो मेरा भी कुछ इसी तरह का हाल था कि पढ़ाई में जो है वो इतना मगन के रात को जो है वो देर देर तक जाके पढ़ाई करना, खाने पीने का होश ना होना। ऊपर से जब सेंटर पहुंची तो वहाँ पे इंतज़ार हो रहा है कि सारे लोग जो हैं वो, क्योंकि गाँव गोट से भी आ रहे हैं, डिफरेंट शहरों से भी आ रहे हैं, तो उनको असेंबल करने में टाइम लगता है, बिठाने में टाइम लगता है। Right. तो अब जो मुझे जहाँ पे जगह मिली थी तो मेरे ऊपर पड़ रही थी डायरेक्ट धूप, मतलब मैं सोई भी नहीं, मैं जो है वो सही तरीके से खाया हुआ पिया हुआ नहीं, और जो है वो धूप के अंदर जो है बिठा दिया गया, और काफ़ी घंटे लग गए। तो जब टेस्ट शुरू हुआ है तो उस वक्त तक मेरी हालत बिगड़ना शुरू हो गई एंड आई गॉट फेंटेड ड्यूरिंग द टेस्ट, जिसके अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, और आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में नहीं जा सकते, और आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। Right. मैं बड़ी मुश्किल से जो इन्विजिलेटर्स थे उनको बड़ी रिक्वेस्ट किया क्या, तो वो उनकी कोशिश ये थी कि बस ये ठीक हो जाए जैसे, लेकिन हम आपको टाइम जैसे नहीं देंगे। तो मैंने बस उनको दिखाने के लिए जूस वूस जो मंगवाया था, उन्होंने जल्दी से 2-3 सिप लिए कि मैं अपना कॉन्शियस बहाल कर सकूं और मैं अटेम्प्ट कर सकूं। आई कुड नॉट अटेम्प्ट द मैथ सेक्शन, पूरा मैं नहीं अटेम्प्ट कर सकी थी। तो जितना था जो पॉसिबल मैंने जो है वो जो भी है कि इतना मेरा हो जाए कि मैं बाकी सेक्शन अटेम्प्ट कर सकूं। और उसके बाद मैं रोती भी निकली थी, और बाकी सारे जैसे मैं बता रही हूँ ना कि लड़के जो हैं वो छोलों की चाट और ये वो खाते पीते जो है वो, खैर घर आई हूँ तो बड़ा मूड ऑफ था, और जो है वो वहाँ पर वो इंटरव्यूज ले रहे हैं क्या, मैं मुंह छुपा रही थी कि ये बात जो है वो ये वरना ऐसे लगा देंगे उठा के कि भाई पोजीशन होल्डर थी और ये बेहोश हो गई। Right. खैर उसके बाद जब रिजल्ट आया तो आई वाज अगेन इन द टॉप 5 एंड टॉप 10, और सारे मुझे कह रहे थे कि जो है वो ये ड्रामा कर रही थी। ड्रामा नहीं कर रही थी, वो अल्लाह की बेहतरी ऐसे सामने आई कि जिन्होंने अटेम्प्ट किया था उनके नेगेटिव मार्किंग में वो कट गए मार्क्स। Right. तो कभी कभी ऐसा होता है। और दूसरा ये कि इससे ये चीज़ आपको बदलती है, आप इतना ज़्यादा उसमें एनग्रॉस ना हो जाओ कि आप अपनी सेहत को और इनको पीछे डाल दो। Right. तो बट ये कि आई मैनेज टू गेट दोज मार्क्स की जिसकी वजह से जो है वो मैं फिर अपने हैदराबाद अर्बन डोमिसाइल के ऊपर टॉप पे थी, और मुझे अपनी चॉइस का ही डिपार्टमेंट मिला। Right.
अच्छा मैम, अगर हम आजकल के स्टूडेंट्स की बात करें, आपका उनके साथ इंटरेक्शन रहता है, तो आपको उनकी मेंटेलिटी में ऐसी क्या चीज़ें लगती हैं जिनको अभी भी इम्प्रूव किया जा सकता है, जो अभी भी आपकी जैसे एक्सपीरियंस को अगर हम बेस रखें तो उसको ठीक किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू करियर चॉइसेस या हमारी जो भी लाइफ में चॉइसेस होती हैं? एक तो ये कि क्योंकि अब टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के लिहाज से इतना सोशल मीडिया की इन्वॉल्वमेंट और इस तरह की चीज़ों की इतनी इन्वॉल्वमेंट हो गई है कि स्टूडेंट्स फोकस नहीं रख पाते। राइट। तो लेकिन ये आपके अपने हाथ में है कि जिस वक्त आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ सुन रहे हैं, तो आप मोबाइल और इस तरह की चीज़ें जो है वो बंद करके रख दें उस वक्त। हर चीज़ का एक तरीका होता है ना, जैसे एक फैमिली में हम बात कर रहे हैं तो हमारे एथिक्स ये सिखाती हैं कि हम जो है वो फोन पे बात ना करें, बड़ों की बात सुन रहे हैं या क्या ऐसे। इसी तरीके से जब आप पढ़ाई कर रहे हैं या चीजें सुन रहे हैं तो आप उसको कंसंट्रेशन से सुने। अभी जो फोकस और कंसंट्रेशन का स्पैन है वो बड़ा कम हो गया है। तो वो चीज जितना ज्यादा आप कंसंट्रेशन से सुनेंगे उतना ज्यादा आप चीजों को लेके चल सकते हैं। दूसरा जो मुझे फील होता है कि रिस्क लेने का जो चैलेंज है ना वो बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। वो शॉर्टकट्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं या जो आसान चीजें हैं उसकी तरफ। तो जब आप शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं हर चीज, मतलब अभी आप देखें पहले तो जो है वो कैलकुलेटर्स के ऊपर होता था ना। आपने अभी आजकल भी न्यूज में देखा होगा कि कैलकुलेटर्स के ऊपर किसी जमाने में टीचर्स ने जो है वो प्रोटेस्ट किया था। अभी चैट जीपीटी के ऊपर हो रहा होता है कि ये, तो अब क्या हो रहा होता है, क्लास में आपने कोई चीज पूछी, फौरन मोबाइल निकलेगा और चैट जीपीटी से जो है वो देखेंगे। तो इससे मेमोरी कम हो रही है। आप उसको इस्तेमाल करें, एआई टूल्स आपकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए बढ़ाए गए, ना कि ये कि आप अपनी सलाहियतों को कम कर दें। उनको इस्तेमाल ऐसे करना सीखें कि आपका विजन वाइडन हो। तो नई चीज़ों की तरफ आप देखें कि जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो कैसे बन रही हैं, जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं या जैसे आप एआई के अंदर डिफरेंट डायमेंशंस हैं, जनरेटिव एआई हो गया, एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। तो इन चीज़ों को उस तरह से इस्तेमाल करें, लेकिन उसको ट्राई करके देखें। ये जो हम पका पकाया हलवा लेने के उसमें आ गए हैं ना कि अगर एक कोड भी लिखना है, प्रोग्राम भी लिखना है, तो वो भी हमें मिल जाए, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो आप बैलेंस रखें उसके अंदर कि वो सिर्फ आपको पॉइंटर्स दे, गाइड की तरह से काम करे, लेकिन आप यानी आप में इतनी डेयर होनी चाहिए कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो भी गए तो क्या हो गया, लेकिन आप ट्राई तो करें ना एटलीस्ट कि आप अपनी जो तकनीकी सलाहियतें हैं उनको ख़त्म ना होने दें। अच्छा, मैं चाहूँगा मैम आपकी एक्सपर्टीज से हम अपनी ऑडियंस इंशाल्लाह ताला मुस्तफ़ीद हो रही होगी। हम चाहेंगे कि आप हमें एज ए स्टूडेंट लाइफ जब आप यूनिवर्सिटी में आई तो आपने किस टाइप के चैलेंजेस फेस किए और हाउ डू यू सी कि जो हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करके अपनी आगे की लाइफ जो है उसको बेटर बना सकते हैं। यूनिवर्सिटी में जब हम आते हैं तो स्कूल कॉलेज से डिफरेंट माहौल होता है। दूसरा ये कि ऐसे स्पून फीडिंग वाली जो चीज़ है ना, जो बच्चों को आदत पड़ी हुई होती है, या जैसे ट्यूशन कल्चर की वजह से वो ज़रा सा काम करके जब तक वो दिखा नहीं देंगे कि ये ठीक है, उससे आगे नहीं बढ़ रहे होते। तो यूनिवर्सिटी लाइफ में मुझे जो सबसे पहला चैलेंज हुआ था बिल्कुल फर्स्ट सेमेस्टर में, वो ये हुआ था कि उस वक्त जो है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता था यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये चीज़ बिल्कुल नई थी यहाँ करके बाइकआउट। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बाइकआउट का कोई सीन ही नहीं है और पॉलिटिकल इस तरह का जो सिनेरियो है वो नहीं है हमारे पास। तो शुरू में जो है वो सब्जेक्ट्स भी नए नए लग रहे होते थे। मैं क्योंकि ये प्री इंजीनियरिंग साइड से थी, मेरे पास कंप्यूटर्स मैंने नहीं पढ़ा था कॉलेज में। तो अब यहाँ आने के बाद वो बाइकआउट वाला जो है वो सीन हो गया। उसमें बिल्कुल यूनिवर्सिटी ऑफ होने का मतलब, अभी जैसे नए आई हूँ और कंप्यूटर मेरे पास घर पे नहीं है, बुक्स उससे रिलेटेड नहीं है, यहाँ की लाइब्रेरी आप आ नहीं सकते कि बसेस का पॉइंट चलना बंद हो गए। तो अब वो जो इन्फॉर्मेशन है, इंटरनेट हमारे ज़माने में उस वक्त बिल्कुल जैसे जो है वो कम ही जो है वो, अब वो कहाँ से किया जाए। मोबाइल फोन्स भी इस तरह से नहीं थे जितना अभी फ्रिक्वेंटली है। तो मतलब आपके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं थी मेरे पास कि ये बंद हो गई यूनिवर्सिटी। अब उसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो कि प्रैक्टिकल नेचर के हैं, जिसमें आपको जैसे लेट से कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, उसका मदरबोर्ड है, उसकी सारी चीज़ें हैं। तो वो फिर आप जो है वो कहाँ से, अगर आपको बुक्स भी नहीं मिल रही, आपको इंटरनेट भी नहीं मिल रहा, तो वो कहाँ से। तो मैं इतना ज़्यादा जो क्लासेस थी क्या, और पेपर्स जो हैं वो खुलते ही उसके बाद होने थे। तो मैं इतना ज़्यादा कह लें कि एक तरह का डिप्रेशन की चीज़ें आ नहीं रही और आपका एक रिकॉर्ड रहा हो तो ये कहाँ से कवर होगा, कैसे। तो मैं एक पॉइंट पे ऐसे थी फर्स्ट सेमेस्टर में कि मैं छोड़ रही हूँ, मैं इंजीनियरिंग छोड़ रही हूँ, मैं नहीं कर रही, मुझसे नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं है। तब भी मेरे फादर ने कहा भाई तुम जाओ, जाके जो है वो एग्जाम दो, नहीं आएगा ना तुम छोड़ देना, बट अटेम्प्ट करो।
मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आप जो फियर है ना उसको फेस करो। ठीक है, वो अटेम्प्ट किया, उसके बाद जो है वो रिजल्ट आने तक पता नहीं था उसका होगा क्या उस सब्जेक्ट का। उसके बाद जब रिजल्ट आया तो फर्स्ट ईयर के अंदर मेरी फैकल्टी टॉप, जो रिजल्ट हमारा उस वक्त नोटिस बोर्ड पर लगता था। लेकिन बहरहाल उसके बाद आई न्यू कि मेरा कौन सा वीक एरिया और इसको कैसे, यानी आप आइडेंटिफाई करो कि वीक एरिया आपका क्या है और आप उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। तो डिफरेंट जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, मैंने कंप्यूटर भी जो है वो लिया और यूनिवर्सिटी रनिंग में आ गई थी तो बुक्स वगैरह ली। तो उसके बाद फिर जैसे एक सेमेस्टर में तो मुझे प्रोग्रामिंग शुरू में समझ नहीं आ रही होती थी, बट उसके बाद जब छुट्टियां आई ना तो उसके अंदर मैंने कोई 1 से 2 बुक्स जो है वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की देख के खुद ही उसको जो है वो कोड को रन कर करके डीबग कर करके मैं उस पॉइंट पे थी कि मैं आगे बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी थी, उस सब्जेक्ट में नहीं थी। तो उस सब्जेक्ट में मैं आगे आई नहीं रही होती थी, ना बोर्ड पे सॉल्व कर रही होती थी, ना क्लास में करके दिखा रही होती थी। बट वो जो टाइम था ना उसके बाद वो मैंने उस पर इतनी मेहनत की कि सेकंड सेमेस्टर में वही टीचर हमें मिले थे। तो वाइवा के लिए हमारे पास एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स आते थे सब्जेक्ट के वाइवा के लिए। तो उन्होंने बिठा के रखा हुआ था, नहीं कि पकाई साहब आपका तो वाइवा आखिर में होगा। बट वहां से वहां तक की ट्रांजिशन की एक स्टूडेंट जो कि ड्रॉप आउट होने वाली थी और अब जो है वो इस तरह से एक्सेल करना, उसके पीछे ये है कि आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको जो है वो चैलेंज को फेस करना है और आपको हार्डवर्क बहुत ज्यादा चाहिए। एक दफा आप अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई कर लो, उस पर काम करना पड़ता है, वो ऐसे ही नहीं कवर हो जाता। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं चाहूंगा कि मैम आप इनिशियली अपनी जर्नी की बात कर रही हैं हमारी ऑडियंस से, मैं चाहूंगा कि वो जो बिलीफ की आप बात कर रही हैं, वो जो डिसीजन अगेंस्ट और जाके लेना, वो बिलीव हमारे साथ शेयर करें कि जो स्टूडेंट वो मैं जैसे मैंने बात की अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको कोई इतना चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं होती, तो वो कैसे अपनी लाइफ में खुद ही चीज़ों को टैकल करके राइट डिसीजंस ले सकते हैं। एक तो ये होता है कि आपके पास मेंटोर कहीं कहीं पे फैमिली में होते हैं। मैम, डू यू हैड एनी मेंटोर? I talked about my father। जब कहीं पे जो है वो मुश्किल जैसे आई या क्या, तो वो फर्म डिसीजन या वो बिलीफ मुझे वहां से आ रहा होता था, या स्पिरिचुअली भी, दोनों चीजें इनहेरिट जैसे की हैं। दूसरा ये कि आपको ऐसे लोग जैसे कम मिलते हैं अपने इर्द गिर्द जो कि शॉर्टकट्स पे बिलीव नहीं रखते। तो स्टूडेंट्स के लिए आपको अपने इर्द गिर्द कभी दोस्तों में से कोई नज़र आते हैं, कभी जो है वो आपको अपने टीचर्स में से कोई लोग ऐसे नज़र आते हैं, कभी आपको अपने घर में नज़र नहीं आ रहे लेकिन आपके रिलेटिव्स में ऐसी मिसालें होती हैं। और कहीं नहीं तो हम इतनी मूवीज़ देखते हैं, हम इतनी जो है वो मोटिवेशनल कोट्स पढ़ते हैं, और जब हम जैसे डिप्रेस हो रहे होते हैं, मैं खुद काफ़ी बुक्स पढ़ती रही हूँ मोटिवेशनल या मूवीज देखती रही हूँ, तो उसमें बहुत सारे नाम है, जैसे स्टीफन हॉकिंग की मूवी है ब्यूटीफुल माइंड, आपके पास डॉक्टर जॉन की मूवी है, ये सब इक्विलिब्रियम थ्योरी, रिलेटिव थ्योरी अगर आप देख लें, मैरी कॉम की मूवी है, दंगल है, इस तरह की काफ़ी सारी जो है वो मूवीज हैं। लेकिन ये कि एक पॉइंट तक ये सारी मोटिवेशनल स्टोरीज आपके जब तक कारामद नहीं होती, जब तक आप खुद अमल नहीं करते, तो वो स्टैंड आपको खुद से लेना पड़ता है उसके लिए। तो ये जो ऑड्स वाली चीज़ है, अब इसी तरीके से अभी तो जैसे ये स्टूडेंट लाइफ की बात चल रही है ना, इसी तरीके से रिसर्च में भी या क्या के या बोर्ड में भी इवन जब पोजीशन आई है जब कॉलेज, तो तब भी इसी तरह की बातें होती थी कि आप की कोई सिफारिश नहीं है, आपकी मेहनत है, आप अगर अनफेयर मीन नहीं यूज़ करोगे पीछे रह जाओगे। इवन इस तरह की ऑफर्स तक के भाई हम आपको कुछ या वो, तो आई रिजेक्टेड ऑल दोज, हालांकि फेयर तो मुझे भी था ना। तो ये जो चीज़ें हैं आपको खुद को भी अपने आप को, जब आपको कोई भी ना मिले ऐसे, एक तो हम दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, लेकिन जब आपको कोई भी ना मिल रहा हो तो आप खुद भी समझाते हैं अपने आप को। ये जो हम कहते हैं ना कैथारसिस करना या सेल्फ एनालिसिस करना, या जैसे जब आप रात में सो रहे होते हैं, सोने से पहले आप सोचते हैं ना कुछ चीज़ें, तो कुछ नहीं तो आप खुद अपने आप को समझाएं। तो मोटिवेशन की बहुत सारी सोर्सेज हैं। सबसे बड़ी सोर्स तो आप नमाज जब पढ़ते हैं तो वो चीज़ जो आप अल्लाह ताला से करते हैं ना कहीं से आपको रास्ता मिल रहा होता है। तो इस तरह की मल्टीपल सोर्सेज हैं जहाँ से आप मेंटरशिप ले सकते हैं। अच्छा मैम, हमने आपकी बायो को गो थ्रू किया तो आपकी उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च से रिलेटेड काम और 40+ पब्लिकेशन, 25 अवार्ड विनिंग, और उसमें जो पेड आपकी जो प्रोजेक्ट्स थे उनको फंडिंग भी हुई। मैं चाहूँगा कि इस लेवल तक पहुँचने के लिए आपका जो ये जो जर्नी रही है थ्रू आउट द यूनिवर्सिटी, ये आप ज़्यादा बुकवॉर्म तो नहीं थी? हाउ डिड यू मैनेज एक्स्ट्रा करिकुलर एंड करिकुलर एक्टिविटी? नहीं, मैं बुकवॉर्म थी कि जैसे जब हमारे यहाँ फैमिली में कोई इवेंट हो रहा है या क्या, तो मुझे होता था मेरा टेस्ट है या मेरी कोई असाइनमेंट ड्यू है, तो मैं जो है वो मुझे होता था कि मैं उस पर टाइम दूँ। तो पेरेंट्स की तरफ से ये था कि अच्छा ठीक है, इसको जो है वो डिस्टर्ब ना करो। तो वो सपोर्ट मुझे जैसे घर से हमेशा मिली।
बाकी ये कि ये इस तरह की जो प्रोजेक्ट्स या एक्टिविटीज़ हैं, मुझे ये गेम्स लगती हैं। मतलब इवन जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रही होती हूँ, मेरा सब्जेक्ट भी जैसे माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड है, तो उसमें जैसे क्वेश्चंस वगैरह जो स्टूडेंट्स से मैं यानी आपने थियोरेटिकल टॉपिक पढ़ाया, उससे रिलेटेड कोई प्रोग्राम है, कोड है, कोई प्रॉब्लम है, अब आप उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, ताकि मतलब आप जब चीज़ों को गेम लेके करना शुरू कर देते हो ना, तो आपका इंटरेस्ट रहता है, रिटेन रहता है। तो प्रोजेक्ट्स के अंदर फंडिंग या ये वाली जो चीज़ें हैं, वो भी स्टूडेंट्स को भी मैंने यही चीज़ उनमें भी इंस्टॉल करने की कोशिश की कि आप इसको गेम की तरह लोगे तो आप इंजॉय करोगे। लेकिन अगर आप इसको गेम की तरह, जैसे होता है ना कि हम कोई कंप्यूटर या मोबाइल गेम खेलते हैं, तो हम जितना अपनी स्किल्स को यूज करते हैं, फिर लेवल अप आप होते चले जाते हो। तो ये वही चीज है कि आप जितना ज्यादा जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हो या इस तरह से, तो वो फिर आप लेवल अप होते चले जाते हैं। अब आपने फंडिंग की बात की है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की, जो फंडिंग्स अभी नजर आती हैं कि मेरे काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि विन किया है मुख्तलिफ जगहों पर, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी। बट हम बात करते हैं सक्सेस की, हम उसकी बात नहीं कर रहे होते जो हमें इनिशियल फेलियर मिला होता है, क्योंकि मंजर आम पे जो है सरफेस पे सिर्फ वो चीज़ आ रही होती है सक्सेस वाली। तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसको मैंने एक दफ़ा स्टूडेंट्स के साथ, मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इवन मेरा अपना जो जैसे पीएचडी का है, मैं हार्डवेयर के अंदर मुझे बहुत शुरू से शौक रहा है। अंडरग्रेड में बैचलर्स की डिग्री में मेरा हार्डवेयर इन्वॉल्व था, वरना लोग कोडिंग की तरफ जा रहे होते हैं, चलो एक जगह आप बैठ के इस तरह से कर लोगे। मास्टर्स में भी जो है वो हार्डवेयर बेस्ड था, इवन पीएचडी में भी हार्डवेयर बेस्ड था। तो उसमें भी जो है वो यही कहा जा रहा होता था कि भाई आप पीएचडी यहाँ से कर रहे हो, पाकिस्तान से कर रहे हो, बाहर जाके नहीं कर रहे, या मैदान से कर रहे हो, तो उसका कोई उसकी वर्थ नहीं होनी। वो भी चैलेंज था कि यहीं से की, और उसी में से मेरा जो पहला नेशनल पेटेंट है माशाल्लाह से, वो मेहरान के लिए ग्रांटेड, मेहरान की ही इंडिजीनियस रिसर्च है जिसमें से वो पेटेंट निकला हुआ है। स्टूडेंट्स का जो मैं फेलियर की बात कर रही हूँ, जैसे अब ये सारी बातें आप सुनते जा रहे हो, लेकिन वो वक्त आता है ना प्रूफ करने का, तो जब तक आप इग्नोर करो, आपको मौका देती है किस्मत कि आप अपने आप को प्रूव कर सको। इसी तरीके से स्टूडेंट्स को भी डिफरेंट कंपटीशन, पहले कंपटीशन में हार गए, ओहो, दे फील लाइक दिस इज एंड ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पास फीस की फैकल्टी में या जिनका आईसीटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें हर साल एक फंडिंग आती है नेशनल ग्रास रूट आईसीटी रिलेटेड, तो उसमें हर डिपार्टमेंट के हिस्से में 3-3, 4-4 जैसे प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं। उससे ज़्यादा वो नहीं दे सकते कि उनको पूरी ओवरऑल पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़, तो किसी का होता है किसी का नहीं होता। तो अब उसमें जो है वो जिनका नहीं हो पाया, मेरे ग्रुप्स का कभी हो गया कभी नहीं हुआ। स्टूडेंट या टीचर या फैकल्टी विद इन द कंट्री रहकर भी अच्छा काम कर सकते हैं। हाउ डिड यू मैनेज ऑल दैट थिंग्स? विद इन द कंट्री मैं कहूँगी कि जो रिसोर्सेज है ना, जो चीज़ें आपके पास नहीं है, कोविड का टाइम एक तरह से हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि जिसने वर्ल्ड को वर्चुअल मींस के ऊपर वो लेकर आए कि हाइब्रिड या जो वर्चुअल आपके पास ऑनलाइन कोर्सेज हो गए, ये सब ओपन हुए थे कोविड के टाइम पर। तो मैंने भी उस टाइम के अंदर काफ़ी चीज़ें, क्योंकि मैं अब्रॉड नहीं जा सकती थी ड्यू टू माई फैमिली, तो मैंने उन चीज़ों को जो है वो ऑनलाइन वो नॉलेज हासिल की, क्योंकि नॉलेज की कोई बाउंड्रीज नहीं है। फिर ये होता है कि अगर आप कोई चीज़ ऐसी चीज़ के ऊपर काम करना चाह रहे हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो फिर आप उसके लिए हंट करें, फंडिंग जो है वो हंट करें, एक जगह से नहीं, दूसरी जगह से नहीं, तीसरी जगह से नहीं, मल्टीपल जगहों के ऊपर आप हंट करें और उसमें आप अप्लाई करें। आपका पहला प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट होगा क्योंकि आपको इतना ज़्यादा प्रपोजल लिखना नहीं आता, लेकिन वो रिफाइन होती चली जाती हैं चीज़ें। तो मैंने तो इस तरह से किया कि मैंने डिफरेंट जो मैं टॉक्स अटेंड कर रही होती थी, डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज अटेंड कर रही होती थी, इवन मैंने एक जो टॉक अटेंड की उसके अंदर गिव अवे लॉटरी टाइप था, वो माइक्रो कंट्रोलर मुझे वहाँ स्विट्जरलैंड से शिप होके आया है। बट उसके ऊपर मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स ऐसे किए जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंस्टीट्यूट है जैसे हरीपुर हजारा में, वहाँ से मेरे बच्चे विन कर आए। वो इस तरह से मैंने इक्विपमेंट कलेक्ट किया है या जो कंपोनेंट्स हैं वो कलेक्ट किए हैं। तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी नहीं हो जाती कि आपने क्लास में पढ़ा दिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपका रोल ऐसे भी है कि आप स्टूडेंट्स को ऐसे स्किल्स और इस तरह की रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड करें, क्योंकि उनकी लेवल उतनी नहीं होती, लेकिन फिर आप उनको प्ले अराउंड करने के लिए वो चीज़ें प्रोवाइड करें, तो वो माहौल आपका खुद ब खुद फिर बन जाता है जो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में होना चाहिए। लिसनर्स, हमारे इस प्रोग्राम में हमने मैम के साथ उनकी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे नज़र डाली, उनकी लर्निंग और एक्सपीरियंस से आपको आगाह किया।
हमारा वक्त जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मैम की स्टोरी, मैम की जर्नी, उसको अगर हम कवर करने पे आए तो हमें 2-3 दिन लग जाएंगे। वक्त हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मैं चाहूँगा कि मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और फाइनल मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए, आपकी अपनी एक्सपीरियंस को, जर्नी को रिलेट करते हुए आप अगर शेयर करना चाहें। Thank you so much, Nauman. It was a pleasure to be with your team here. फाइनल मैसेज मेरा ये है कि जब आप किसी को सक्सेसफुल देखते हैं ना, तो उसके पीछे की जर्नी जो है उसको भी देखें, या आप भी उस पॉइंट तक जैसे पहुंच सकते हैं। सिर्फ की ये है कि आप हिम्मत ना हारें, और 2 कान है ना, तो एक से सुने, दूसरे से आप निकाल दें। आप अपना बिलीफ ना खोएं। और आपने टर्टल और रैबिट की स्टोरी सुनी है ना, तो हार्ड वर्क से आप चीज़ों को अकम्प्लिश कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी इज द की, हार्ड वर्क इज द की, और रेजिलियंस, गिरो फिर उठो, गिरो फिर उठो, ये चीज़ ज़रूरी है अगर आपको कोई माइलस्टोन अचीव करना है। डियर ऑडियंस, हमने अपने प्रोग्राम के साथ मैम की डिफरेंट लाइफ के एस्पेक्ट्स थे, एक्सपीरियंसेस थे, लर्निंग थी, लेसन्स थे, उन पे रोशनी डाली। मैम की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम में से जैसे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स हम आप तक पहुँचाएँ, उन स्टूडेंट्स की, उन टीचर्स की, उनकी लाइफ स्टोरीज आप तक, आप उनसे लर्निंग हासिल करें। प्रोग्राम स्पॉटलाइट में आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में हम अपने किसी अगले नए गेस्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।